संकाय एवं विषयों की समझ। और ऐसा शिक्षण शास्त्र में हम इससे पहले योजना विधि पढ़ रहे थे। योजना विधि में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार विद्यार्थी सामूहिक रूप से किसी समस्या के समाधान के खोजने का कार्य करते हैं और उस अन्वेषण कार्य के दौरान वो सामाजिक भावनाओं का भी, या एक तरह से कहें सहयोग की भावना का भी, सहयोग का भी पालन करते हैं। सहयोग और सामाजिकता के भाव भी उनके अंदर विकसित होते हैं। आत्मविश्वास के भाव विकसित होते हैं क्योंकि वो स्वयं करके सीखते हैं, इसलिए उससे खोजे गए परिणाम भी अधिक उनके मस्तिष्क में अधिक समय तक स्थायी रह पाते हैं। इसी दृष्टिकोण से और देखा जाए तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है, क्योंकि बालक जब स्वयं करके किसी कार्य को सीखता है तो वो अधिक समय तक स्वाभाविक रूप से ही स्थायी रहता है। इस तरह के ज्ञान को अधिक स्थायी करने के लिए ही स्वयं करके कार्य करके सीखने पर मनोविज्ञान बल देता है। इसीलिए योजना विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा गया है। तो इस विधि के लाभ, दोष और क्या इसके सोपान हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम अगली विधि है पर्यवेक्षित विधि, इसका आज अध्ययन करेंगे। पर्यवेक्षित विधि। पर्यवेक्षित विधि जैसे पर्यवेक्षण शब्द से ही बनी है, यानी सुपरविजन करना, निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना। तो पर्यवेक्षण के माध्यम से भी बालकों को शिक्षा दी जा सकती है, उनका शिक्षण कार्य किया जा सकता है। तो इस विधि को भी मनोवैज्ञानिक विधि बताया गया है, क्योंकि यह विधि भी बालकों की तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति एवं रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास करने में सक्षम होती है। तो इसीलिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को भी शिक्षण कार्य में प्रयोग में लिया जाता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में जो अध्यापक हैं वह छात्रों के कार्यों का व्यक्तिगत रूप से उनका निरीक्षण करता है। जैसे योजना पद्धति में तो हमने क्या पढ़ा था, योजना विधि में तो हमने पढ़ा था कि वो सामूहिक रूप से निरीक्षण करते हैं। जैसे बालक सामूहिक कार्य करते हैं और सामूहिक कार्य के दौरान सामूहिक जब वो कार्य करते हैं तो उनका परिणाम या निष्कर्ष होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सामूहिक होते हैं। जो परिणाम निकलता है वो भी सामूहिक होता है और उसी परिणाम का निरीक्षण किया जाता है और उस परिणाम के निरीक्षण में ही किस तरह के वो परिणाम प्रभावकारी है, उसी के आधार पर योजना विधि की सफलता को निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पर्यवेक्षित विधि में अध्यापक छात्रों द्वारा किए गए कार्य का व्यक्तिगत निरीक्षण करता है। जैसे मानो 2 पीरियड किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी विषय के लिए मिल रहे हैं, तो यहाँ अध्यापक क्या करेगा, उन 2 कालांशों में से, जैसे मानो 2 कालांश मिल रहे हैं, तो एक कालांश में तो अध्ययन या अध्यापन कार्य जो भी करवाया जा रहा है बालकों को करवाया जाएगा, और दूसरे कार्य में उस कार्य से संबंधित पर्यवेक्षण निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। और इस पर्यवेक्षण के दौरान यहाँ बालकों के प्रतिभाशाली होने का या कमजोर होने का, या एक और कैटेगरी हम मान के चलते हैं जैसे सामान्य बालक होने का, इनका पता लग जाता है। तो जब हम इस तरह के बालकों के ग्रुप को छांट लेते हैं, इस तरह से बालकों के ग्रुप का हम एक तरह से डिसीजन ले लेते हैं कि अमुक विद्यार्थी प्रतिभाशाली हो सकते हैं, अमुक विद्यार्थी सामान्य हो सकते हैं, क्योंकि जो अध्ययन या अध्यापन कार्य करवाया गया है वो उसके निरीक्षण में किस प्रकार का एक तरह से परिणाम दे रहे हैं या किस प्रकार कितना सीख रहे हैं, उसके आधार पर, इस निरीक्षण के आधार पर ये हम निर्धारित कर लेते हैं। अब इस निर्धारण में ही यह विधि क्योंकि निरीक्षण करती है, तो निरीक्षण के दौरान किस तरह के निष्कर्ष पर वह पहुंचती है, उसी के आधार पर
इन विद्यार्थियों को भी और अधिक जैसे सीख गए हैं तो किस प्रकार के और कार्यों में इन्हें लगाया जा सकता है कि जिससे इनके भी समय का सदुपयोग हो सके, क्योंकि ये विद्यार्थी जो शिक्षण सामग्री इन तक संप्रेषित की गई है उसे जल्दी सीख लेते हैं, और जल्दी सीख लेते हैं तो जब तक ये विद्यार्थी सीखेंगे तब तक यदि ये बैठे रहेंगे तो इनका समय भी एक तरह से हम कहें कि वह भी उपयोग में नहीं आ रहा, वो दुरुपयोगी ही हो जाएगा। या तो ये बातें करेंगे या दूसरे बच्चों को किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, या तो इन्हें पढ़ने नहीं देंगे, इस तरह का कुछ करेंगे। तो हमारा प्रयास ये रहता है हम इन विद्यार्थियों के लिए भी कुछ और ऐसे विषय वस्तु को तैयार रखें कि जैसे ये उस विषय वस्तु को कम से कम, जैसे ये विद्यार्थी जो आवश्यक विषय वस्तु है उसे समझें तब तक ये कुछ और एक्स्ट्रा विषय वस्तु को सीख लें। एवरेज विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार उस विषय वस्तु में उनके बराबर हो सकते हैं। इस दृष्टिकोण से पर्यवेक्षित विधि है एक मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में इसे माना गया है, क्योंकि इस आधार पर बालकों की तर्क शक्ति का भी और सभी तरह के बालकों की तर्क शक्ति, रचनात्मकता, सृजनात्मकता और चिंतन शक्ति का पता लगाती है पर्यवेक्षित विधि। इसीलिए इस विधि को शिक्षण कार्य के लिए महत्वपूर्ण विधि कहा गया है। इस विधि में समय समय पर जैसे अध्यापक हैं छात्रों को मार्गदर्शन भी देता है, उन्हें मार्गदर्शित करते हुए जिस तरह के निर्देशों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार के निर्देश भी उन्हें प्रदान किए जाते हैं। इसलिए इस विधि को जैसे क्योंकि बार बार उन्हें समय समय पर अलग अलग तरह के निर्देश भी अध्यापक द्वारा उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं, इसलिए इस विधि को और एक नाम से हम जानते हैं निर्देशित विधि। पर्यवेक्षित विधि को ही हम निर्देशित विधि भी कहते हैं। ठीक है, निर्देशित विधि भी कहते हैं, कहीं ना कहीं इसे निरीक्षण विधि के नाम से भी जान लेते हैं, लेकिन ये दोनों नाम भी हम ध्यान में रखेंगे, ये इसी विधि के नाम हैं। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि पर्यवेक्षित विधि क्या है और किस प्रकार से इसका विधि का क्रियान्वयन किया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे वेस्ली और योकम ने दी हैं, इन शिक्षाविदों ने इस पर्यवेक्षित विधि से संबंधित अपने सुझाव भी दिए हैं, जैसे बाइनिंग और बाइंडिंग ने भी दिए हैं, कुछ योजनाएं बताई हैं, उनको भी हम इसमें पढ़ेंगे। पहले वेस्ली और योगम ने पर्यवेक्षित विधि से संबंधित किस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। जैसे वेस्ली हैं, वेस्ली ने जो पर्यवेक्षित विधि है इसके लिए इन्होंने एक इसकी विशेषता बताई है कि पर्यवेक्षित विधि पर्यवेक्षित विधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक ऐसा प्रावधान है जो अध्यापक के निरीक्षण में अध्ययन कालांशों की व्यवस्था करता है, कि जैसे जो अध्यापक हैं वह छात्रों को किस प्रकार अपने निरीक्षण के माध्यम से कैसे कौन से कालांशों के माध्यम से अपने अध्यापन कार्य को पूर्ण करेंगे, तो पर्यवेक्षित विधि है इस तरह का निर्धारण करती है, उन कालांशों के निर्धारण में सहयोग करती है। तो वेस्ली ने इस विशेषता को पर्यवेक्षित विधि की महत्वपूर्ण विशेषता बताया है। पर्यवेक्षित विधि पर्यवेक्षित विधि की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह एक ऐसा प्रावधान है, यह एक
ऐसा प्रावधान है जो अध्यापक के निरीक्षण में ऐसा प्रावधान है जो अध्यापक के निरीक्षण में अध्ययन कालांशों की व्यवस्था करता है। अध्ययन कालांशों की व्यवस्था करता है। देखो बैजली महोदय ने एक बार फिर देख लेते हैं। पर्यवेक्षित विधि की, दो बार हमने विधि की लिया। पर्यवेक्षित विधि की यह विशेषता है, एक महत्वपूर्ण विधि की, इसको हटा देंगे, एक ही रख देंगे ना, दो बार लिखा गया है ये। पर्यवेक्षित विधि की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह एक ऐसा प्रावधान है जो अध्यापक के निरीक्षण में अध्ययन कालांशों की व्यवस्था करता है। तो देखो जो बात हमने समझी थी अभी कि अध्ययन के जो कालांश हैं उन कालांशों की व्यवस्था का कार्य जैसे इस पर्यवेक्षित विधि के माध्यम से संभव हो पाता है कि किस प्रकार से अध्यापन कार्य किया गया है, उस अध्यापन कार्य का निरीक्षण किस तरह से उसी कालांश में, यानी जैसे दो कालांश है तो एक कालांश में किस तरह से उसकी व्यवस्था की गई है। यदि मानो एक ही कालांश मिल रहा है तो उसका भी किस तरह से विषय वस्तु संप्रेषण का समय विभाजन या उसमें से भी किस तरह से उसका निरीक्षण भी किया जाए, तो इसका भी विभाजन पर्यवेक्षित विधि है, इसके माध्यम से किया जा सकता है। इसी से संबंधित बैजली जो महोदय हैं इन्होंने पर्यवेक्षित विधि की इस विशेषता को एक महत्वपूर्ण विशेषता बताया है। इसी तरह से योकम महोदय हैं, इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं कि निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की विधि है। देखो यहाँ निरीक्षण भी नाम इस विधि के लिए आया है, जैसे अभी मैं बता ही रही थी, पर्यवेक्षित विधि, निर्देशित विधि और निरीक्षण विधि। तो यहाँ इन तीनों में से जैसे किसी भी विधि से संबंधित पूछा जाता है तो हमें यही सब लिखकर बताना है। योकम है, इन्होंने निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की विधि बताया है और जिससे व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। तो योकम महोदय के विचार लिखते हैं हम। निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की विधि है। ज्ञानेंद्रिय संबंधी निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की विधि है। सीखने की विधि है जिससे व्यक्ति को अपने चारों ओर के
अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। योकम महोदय ने बताया है कि निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की विधि है जिससे व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह से पर्यवेक्षित विधि को योकम महोदय ने और वेस्ली महोदय ने अपने विचारों से इसे परिभाषित भी किया है और इसकी विशेषताओं को भी बताया है। इसी तरह से वाइनिंग और वाइनिंग महोदय हैं, इन्होंने भी पर्यवेक्षित विधि में 4 योजनाओं का सुझाव दिया है। इन 4 योजनाओं में इन्होंने बताया है कि सबसे पहला है वो कॉन्फ्रेंस प्लान है, जिसमें कमजोर छात्रों को विद्यालय समय की समाप्ति के बाद रोकने का प्रावधान इन्होंने बताया है कि इस विधि में कमजोर जो छात्र हैं उन्हें विद्यालय समय की समाप्ति के बाद रोका जाता है और इस विधि के द्वारा फिर जैसे जो उनकी कमजोरी होगी उस कमजोरी को दूर करने से संबंधित उन्हीं विषयों का अध्ययन करवाया जाता है, उन्हीं विषयों को पढ़ाया जाता है। फिर है स्पेशल पीरियड प्लान, जिसमें कक्षा को छोटे छोटे भागों में बांट कर विशिष्ट शिक्षकों द्वारा इस योजना पर काम किया जाता है। और फिर पीरियोडिकल प्लान है, जिसमें पीरियड के आधार पर यानी एक एक समयावधि जो विभाजित की जाती है उस समय अवधि के आधार पर इस विधि में अध्यापन प्रतिदिन न करके जैसे साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किया जा सकता है। तो इसी आधार पर पीरियोडिकल प्लान बताया गया है। फिर डबल पीरियड प्लान भी बताया है, जैसे इस विधि में तो साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक प्लान की बात की है और डबल पीरियड प्लान में पाठ्यक्रम के 2 कालांश अलग अलग करके एक ही कालांश में अध्ययन और दूसरे में पर्यवेक्षण कार्य करवाया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने इन चारों योजनाओं का सुझाव पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के माध्यम से ही प्रदान किया है। तो ये भी लिखकर हम एक बार और समझ लेते हैं। बाइनिंग और बाइनिंग के अनुसार जो इन्होंने 4 योजनाएं दी हैं। बाइनिंग के अनुसार ठीक है। जो इनकी जो 4 योजनाएं हैं उनमें से पहली योजना जैसे लिख देते हैं हम यहाँ पे कि 4 योजनाएं इन्होंने इसमें बताई है, जिसमें से पहली है कि किस तरह से कमजोर छात्रों को विद्यालय समय समाप्ति के बाद रोका जाता है और उनसे संबंधित जिस विषय से संबंधित उनकी कमजोरियां रही होंगी तो उन कमजोरियों को दूर करने से संबंधित का कार्य इस विधि के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है। इस तरह का कार्य किया जाता है जिसे कॉन्फ्रेंस प्लान के नाम से बताया गया है। कॉन्फ्रेंस प्लान। ठीक है। इसी तरह की अब उन्होंने जो दूसरी योजना बताई है, दूसरी योजना में स्पेशल पीरियड प्लान बताया है, जिसमें कक्षा को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके विशिष्ट शिक्षकों द्वारा इस योजना पर काम किया जाता है। विशिष्ट शिक्षकों द्वारा बालकों को जैसे जो छोटे समूह में कक्षा को विभाजित किया गया है उन्हें पढ़ाया जाता है।
तो इसमें स्पेशल पीरियड प्लान, स्पेशल फिर तीसरा है पीरियोडिकल प्लान। इस विधि में जैसे अध्यापन प्रतिदिन में करके और अलग अलग तरह से, जैसे यहाँ तो हमने कक्षा को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके विशिष्ट शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य किया गया है, करवाया गया है। और इसमें विद्यार्थियों को एक साथ जैसे प्रतिदिन कार्य में करवा के अध्यापन कार्य को सप्ताह के अनुसार या पक्ष के अनुसार, जैसे 7 दिन में या 15 दिन में या महीने में, इस आधार पे विषय को विभाजित करके पढ़ाया जाता है। तो इसे हमने कहा है पीरियोडिकल प्लान। ये तीसरी योजना हो गई। फिर है लास्ट चौथी योजना। इस चौथी योजना में डबल पीरियड प्लान का प्रावधान रखा गया है, जिस विधि में पाठ्यक्रम को के जो भी 2 कालांश है, जैसे कोई विषय है तो उस विषय से संबंधित कोई भी 2 कालांश रखे गए हैं, तो एक कालांश में तो अध्यापन कार्य करवाया जाता है और दूसरे कालांश में निरीक्षण कार्य किया जाता है। इस तरह से पीरियड को विभाजित कर दिया जाता है। तो यहाँ इस तरह की योजना का जो नाम दिया गया है डबल पीरियड प्लान। इस तरह से ये चारों योजनाएं पायनिंग महोदय द्वारा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से संबंधित दी गई हैं कि किस तरह से पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में इन 4 योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इस विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है। और इस विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाने से बालक के जो सीखने की एक तरह से कहें सीखने की गति है वो अधिक होती है। इसी दृष्टि से बालकों की तर्क शक्ति और कहें चिंतन शक्ति भी विकसित होती है। इसीलिए इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा गया है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जो गुण हैं, दोष हैं, इनका अध्ययन हम कल करेंगे।